Hello friend, welcome back to our channel Know Your Country. In last video, we see about loss of citizenship, who is the PIO, person of Indian origin, overseas card holder, citizen of India. In this video, we see about the fundamental right. So a lot to know, lot to discuss, so stay tuned. तो ये स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट से, जिसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। और ये जो फ्रेमर थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्होंने यूएसए से इंस्पायर होके ये फंडामेंटल राइट है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अकॉर्डिंग ढाल लिए हैं, तो अपने उसको कुछ मॉडिफाई करके अपने कंट्री के हिसाब से उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। और जो ये पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको मैग्ना कार्टर भी कहा जाता है इंडिया का। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट हैं वो कंटेन किए गए, जो जस्टिसेबल इन नेचर है, जो जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उनको एनफोर्सेबल के लिए अगर किसी के भी राइट का हनन होता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो हम जानेंगे। और जो अपने संविधान में फंडामेंटल राइट है वो किसी भी कंट्री की अपेक्षा, चाहे यूएसए हो, यूरोप की कोई सी भी कंट्री हो, सबसे अधिक विस्तृत रूप में है। और जो फंडामेंटल राइट है ये गारंटीड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि इसमें किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं होता कि किसी को कम दिए जाए, किसी को कम दिए जाए। हाँ, कुछ कंडीशन है, वो जो हम आगे जानेंगे, कि जो बाहर से आए हुए व्यक्ति है उनके लिए क्या है, और हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके लिए क्या है, तो वो हम जैसे आगे वीडियो में जाएंगे तब हम जानेंगे। जो ये अपने फंडामेंटल राइट हैं, ये सभी व्यक्तियों की समानता, व्यक्तियों की गरिमा, व्यापक और सार्वजनिक हित और राष्ट्र की एकता को बनाए रखते हैं। उसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं। और जो फंडामेंटल राइट है वो जैसे अथोरियन होता है, जैसे ऑटोक्रेटिक सम डिक्टेटरशिप टाइप होता है रूल, तो उसको प्रिवेंट करते हैं कि डिक्टेटरशिप नहीं आ जाए। क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट है हमारे पास बहुत से अधिकार हैं, जैसे सूचना का अधिकार हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट टू स्पीच हो गया। तो ये सब क्या प्रिवेंट करते हैं कि कोई अथोरियन या जैसे ऑटोक्रेटिक रूल स्टेब्लिश ना हो जाए, उसको भी प्रिवेंट करता है। तो लास्ट इसमें है 9th, जो कि फंडामेंटल राइट है वो इसलिए ग्रांट वो है गारंटीड है और प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फंडामेंटल राइट है जो अपने आप अपने को दिए जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड और गारंटीड किए जा सकते हैं। वो किसी भी हाल में, किसी भी उसमें सिचुएशन में अपने से छीने नहीं जा सकते। हाँ, उसके कुछ उपवाद जरूर हैं, एक्सेप्शन जरूर हैं, जो जैसे जैसे अगर हम जानेंगे, वीडियो में जाएंगे तब हम जानेंगे कि क्या क्या सिचुएशन है जब अपने को फंडामेंटल राइट हैं वो छीने जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, पर पूरी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता। तो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, तो अपने पास 7 फंडामेंटल राइट थे, जिसमें जैसे राइट टू इक्वलिटी, जिसे हम समानता का अधिकार भी, वो आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन था, जो था आर्टिकल 23 से 24, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच है, और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 टू 30, और राइट टू प्रॉपर्टी है जो था आर्टिकल 31, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी था आर्टिकल 32। हावेवर क्या हुआ कि जो अपने पास राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था वो एक अमेंडमेंट हुआ था, 44 अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, जो 1978 में हुआ था। उसमें अपने आप से जैसे राइट टू प्रॉपर्टी राइट है इसको खत्म कर दिया गया था, पर ये लीगल राइट बना दिया गया था, जो कि आर्टिकल 300A में है, पार्ट 12 में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो प्रेजेंटली अपने पास ओनली 6 फंडामेंटल राइट है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी है जो वो रिमूव कर दिया गया था अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। नाउ फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, अब हम फंडामेंटल राइट की विशेषताओं के विषय में जानेंगे कि क्या क्या विशेषता हैं, किस किस के लिए अवेलेबल हैं, कैसे अवेलेबल हैं, तो उसके विषय में जानेंगे। तो जैसे कि हम ये तो जानते ही हैं कि जो फंडामेंटल राइट है ये गारंटेड है अपने को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो फर्स्ट इसमें है कि इनमें से कुछ हैं जो कि ओनली
सिटीजन के लिए अवेलेबल है, जो इंडियन सिटीजन है उसके लिए अवेलेबल है, और जो कि दूसरा है कि सबके लिए अवेलेबल है, कि चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो, या लीगल पर्सन, कॉरपोरेशन, कुछ भी हो, कंपनी हो, वो सबके लिए अवेलेबल है। सेकंड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट होता है कि जिस फॉर्म में आज है वही फॉर्म में कल रहे, तो ऐसा नहीं है कि जिस फॉर्म में आज फंडामेंटल राइट है कल भी वैसे रहे। तो यह है कि स्टेट जो अपने मतलब स्टेट को बोला जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी, वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन समय के अनुसार। हाउएवर क्या होता है, वेदर सच रिस्ट्रिक्शन आर, चाहे वो रीजनेबल हो और नॉट डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ये सब कुछ जैसे कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है कि ओनली ए पर्सन कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि हाँ ये रीजनेबल है या नहीं है। तो ये ऐसा है कि ये क्या होता है कि बैलेंस रखते हैं एक जैसे राइट ऑफ इंडिविजुअल के बीच में और सोसाइटी के बीच में, और उसके साथ साथ रखते हैं बिटवीन जैसे सोशल लिबर्टी की कितनी उसको फ्रीडम दी जाए और कितना कंट्रोल रखा जाए। ये भी नहीं हो कि जैसे कि फुल फ्रीडम दी जाए और कोई कंट्रोल ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। इसलिए थोड़ा ये कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड की जा सकती है समय समय पर, तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल को बैलेंस करती है ये चीजें। तो थर्ड पॉइंट है फंडामेंटल राइट के फीचर में कि जो मोस्ट ऑफ देम यानी कि मैक्सिमम है उसमें से है वो कि स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट है, और जिसमें से कुछ राइट हैं जो दोनों के खिलाफ है, जैसे स्टेट भी हो गया और प्राइवेट एक्शन के भी। अगर दोनों में से कोई भी इस अपने राइट को हनन करता है तो उसके खिलाफ है। कुछ राइट है अपने पास जैसे, तो वो है ओनली स्टेट के एक्शन के खिलाफ। अगर स्टेट अपने ऊपर कोई रिप्रेशन दबाव करता है, अपने अधिकार को हनन करता है, तो वो स्टेट के खिलाफ है। अब जैसे अगर कोई राइट है अपने को, वो अगेंस्ट है स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट, अपने को कुछ राइट गिवन है कि जैसे स्टेट अपने को सप्रेस नहीं कर सकता किसी भी राइट को। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल उन राइट को हनन करता है तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है, उसके लिए एक साधारण लीगल प्रोसीजर है। और इसमें से कुछ नेगेटिव, सम इन नेगेटिव इन करेक्टर, कुछ को नेगेटिव इन करेक्टर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये स्टेट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। स्टेट अपनी तरह अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग अपने को सप्रेस नहीं कर सकता, जैसा कि ब्रिटिश इंडिया में होता था। ब्रिटिश क्या करते थे, कोई ला बना दिया, अपनी आम जनता की आवाज को सप्रेस कर दिया, न्यूज़पेपर में कुछ छाप नहीं सकते थे, कुछ लिख नहीं सकते थे उनके खिलाफ कुछ भी, तो वो उनको इम्प्रिजमेंट अपने अकॉर्डिंग ही ला बना के या सजा दे देते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जबकि अपने इस समय अधिकार दिए गए हैं कि वो स्टेट है जो उनका आम जनता को रिप्रेस नहीं कर सकता। और सेकंड पॉइंट है कि ये पॉजिटिव इन नेचर है, कि ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं एक पर्सन को, और ये जस्टिसेबल हैं। इनको इनके लिए हम किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर इनका वायलेशन हो। जैसे कि इनके ये डिफेंडेड होते हैं और गारंटीड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इनके अनफोर्समेंट के लिए अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है, उसको लगता है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके लिए जरूरत नहीं है कि वो पहले हाई कोर्ट जाए, अपील करे, उसके अगेंस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाए, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और एक इम्पोर्टेंट कि ये सेक्रेसेंट और परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट इसको कर्टेल यानी इसके प्रभाव को कम कर सकती है, इनको रिपील कर सकती है, पर ये ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेथड के एक्ट के द्वारा ही किया जा सकती है, ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता। इनके अधिकारों को कम जैसे और रिपील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बिल पेश करना पड़ता है, देन डिबेट होएगी, देन वोटिंग होएगी, तब जाके ये एक्ट पास होएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके लिए अलग से प्रोविजन है। आगे आगे जैसे हम वीडियो में जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, तब हम जानेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, पास होता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। पर अब के लिए इतना ही है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही पार्लियामेंट इनको कर्टेल, इन पे कर्टेल पावर कम कर सकती है, रिपील कर सकती है। पर उसके लिए शर्त है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर, संवैधानिक ढांचा होता है जो संविधान का, उसको हट के बिना ये सब करना होता है। और नेशनल इमरजेंसी के समय ये सस्पेंड किए जा सकते हैं सिर्फ दो राइट को छोड़कर, जो कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी राइट हैं
फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड किया जा सकता है, जो कि नेशनल इमरजेंसी के समय होता है। फर्दर आगे जो 6 राइट है गारंटीड है जो आर्टिकल 19 में, जैसे इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ एक्स्ट्रा राइट हैं आगे जानेंगे हम, तो वो सस्पेंड किए जा सकते हैं ओनली इमरजेंसी, जब जब इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाए वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कि जैसे दूसरे देश ने इंडिया पे अटैक किया जाए, उस समय में सस्पेंड किए जा सकते हैं। जब कि इन किसी आंतरिक में कोई प्रदर्शन हो, कुछ हो, तब उस ग्राउंड पे ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते, जिसको कहा जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबुलेशन की। और इनका स्कोप है वो लिमिटेड है आर्टिकल 31A, जिसको हम कहा जाता है शेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। स्टेट के लिए आर्टिकल 31B, जिसमें वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, जो 9th शेड्यूल में होता है, वो अपने राइट को कुछ है उसको लिमिट कर देता है। आगे हम जानेंगे आर्टिकल 31A क्या है, कैसे लाया गया, उसका प्रभाव क्या होता है। इसी तरह ये 3 है आर्टिकल 31A, 31B, 31C, जो अपने ये अधिकारों को होता है, जो फंडामेंटल राइट को होता है, उसको लिमिट कर देते हैं। उसके रीजन हम जानेंगे क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि अपने मिलिट्री पर्सन होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, पुलिस फोर्स हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, और कुछ भी और सर्विस भी हैं जिनके लिए ये अधिकार है, इसको रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, क्योंकि वे अपने देश की सिक्योरिटी और उनके पास कुछ स्पेशल स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो की लीक हो जाए तो अपने देश की एकता को खतरा होता है, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इनके राइट को इसलिए थोड़ा सा अंडरस्कोर किया जाता है। और इसमें अगला पॉइंट है कि जो अब इनकी एप्लीकेशन है, जो इनका प्रभाव है फंडामेंटल राइट का, तो वो तब कम हो जाता है जब मार्शल लॉ, जिसको हम मिलिट्री लॉ भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 34 में आता है, जब उस वो मार्शल लॉ लगता है तब इनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। ये थोड़ा डिफरेंट है नेशनल इमरजेंसी से। और जो अपने फंडामेंटल राइट हैं उसमें से मैक्सिमम है वो डायरेक्टली अनफोर्सेबल है, जबकि कुछ अधिकार हैं वो जिसे लॉ के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, लॉ बना के। और ये स्पेशल जो लॉ बनाया जाता है, इसकी पावर स्पेशल पार्लियामेंट के पास होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास इसकी पावर नहीं होती। और ये पूरी कंट्री पे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक एक जैसे एक तरह से ही अप्लाई होता है, एक तरह से ही सेम रहता है। तो ये अपने को आर्टिकल 35 बताता है, आर्टिकल 35 बताता है। और अभी हमने जैसे एक वर्ड बार बार सुना कि स्टेट स्टेट, तो स्टेट क्या होता है आइए इसके विषय में जानते हैं। जो स्टेट है ये अपने को आर्टिकल 12 है, 12 है, वो बताता है कि उसमें दिया गया है कि स्टेट किसको कहा जा सकता है। जो अपने को पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें फंडामेंटल राइट भी है 12 से 35 तक, वो अपने को स्टेट की डेफिनेशन बताता है कि स्टेट क्या है। तो आइए स्टेट के विषय में जानते हैं। स्टेट क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गए, यूनियन गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, लॉ बनाने के सब सब सारे, जो कि उसको स्टेट माना जाता है। उसके साथ साथ सेम प्रोविजन, जैसे जो गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट भी इसमें इंक्लूड है। स्टेट में जैसे कोई राज्य सरकार होगी, राज्य की कोई असेंबली, विधानसभा, उसी के उसमें जो मंत्रीगण हो गए, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गए, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो उसके कार्य में हेल्प करते हैं, तो वो सब इसको उसमें इंक्लूड किया जाता है स्टेट में। उसके साथ साथ लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपैलिटीज होगी, पंचायतें होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर कोई प्राइवेट बॉडी होगी जैसे, और कोई एजेंसी होगी, वो एज इंस्ट्रूमेंट वर्क करती है स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट के, जो कि हमने विषय में जाना है कि स्टेट क्या होता है, तो उसको भी एज ए स्टेट माना जाता है आर्टिकल 12 के अंडर। और नाउ लॉ इनकंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट, इसके विषय में जानेंगे हम। और जो वो वर्ड इनकंसिस्टेंस है उसका मीनिंग यहाँ पे है कि जो थ्रू आउट द सेम नहीं रहता है, या फंडामेंटल राइट को जैसे कोई हर्ट करता है तो उसका क्या होता है, उसके विषय में जानेंगे। ये अपने को आर्टिकल जो है 13 बताता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के साथ जैसे इनकंसिस्टेंस है, या उसका हनन करता, अपमान करता है, तो उसको वर्ड यानी कि उस अवॉइड किया, डिक्लेयर किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो आर्टिकल 13 है अपने को जुडिशियल रिव्यू, जिसको
जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? अगर कोई पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर दे, अगर वो किसी भी अधिकार को हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने माननीय कोर्ट क्या करती है, उसको चेक करती है कि वो हाँ ये सही है या नहीं। अगर वो सही पाया जाता है तो उसको सही डिक्लेयर किया जाता है। अगर उसको पाया सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाया जाता है कि नहीं ये किसी के अधिकारों को हनन करता है, कोई से भी राइट को, तो उसको नल एंड वर्ड उसको वहीं पे खत्म किया जा सकता है। उस अधिकार को ये जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है उसको वहीं पे खत्म किया जाता है। और जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है तो ये अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को दी गई है, जो कि किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अवैधानिक करार दिया जाता है। तो और जो ये लॉ है आर्टिकल 13 में, अभी हमने देखा इसमें लॉ है, तो ये किस किस चीजों को दर्शाता है ये उसके विषय में जानते हैं। तो ये है कि जैसे परमानेंट लॉ हो गए जो पार्लियामेंट द्वारा लाए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा कुछ लॉ लाए जाते हैं, तो उनको सबको इस लॉ में इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ टेम्पररी जैसे ऑर्डिनेंस होते हैं, जिसको आगे जानेंगे हम कि किस सिचुएशन में ऑर्डिनेंस लाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नर के द्वारा लाया जाता है, तो उसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ये तब लाया जाता है जब कोई दोनों में से पार्लियामेंट के दोनों हाउस या स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ स्टेट कि दोनों हाउस उस समय वर्किंग में ना हो, या दोनों में से एक भी हाउस वर्किंग में नहीं हो, तो क्या जो गवर्नमेंट क्या करती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाती है जिसका प्रभाव सीमित समय तक होता है। और सेम ऐसा स्टेट के केस में होता है। स्टेट में जैसे प्रेसिडेंट के समान गवर्नर होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाती है कि किसी भी चीजों को लॉ बनाने के लिए, जिसके लिए तो उसका प्रभाव भी सीमित समय के लिए होता है, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए होता है। और उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट उसको कहा जाता है, स्टैट्यूटरी उसको कहा जाता है जिसके विषय में संविधान में कुछ भी मेंशन ना हो, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी प्रोविजन मेंशन किया जाता है, कहा जाता है। तो जैसे स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन नेचर हो गया, जैसे डेलीगेट जिसमें एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन हो गया, ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशन, जो कि जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के द्वारा जो पार्ट होता है लेजिस्लेटिव उसके द्वारा लाए जाते हैं, उन सबको लॉ में इंक्लूड किया जाता है। और उसके साथ साथ जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ होते हैं, जैसे इसमें है कस्टम लॉ हो गया और फोर्स ऑफ लॉ हो गया, उनको सबको लॉ में इंक्लूड किया जाता है। जो आर्टिकल 13 में है कि अब वो जो लॉ की डेफिनेशन है कि इसमें लॉ किस किस को कहा जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है कि हाँ हाँ हाँ, इन सब चीजों को लॉ की कहा जाता है। तो उसके साथ साथ जैसे नॉट ओनली लेजिस्लेशन की, जैसे पार्लियामेंट ने कुछ पास किया लॉ पास किया, उसको ही नहीं, हम उसको के साथ साथ हम और भी चैलेंज है, और भी जैसे अबव में से कोई भी कंडीशन होती है, कोई भी अपने राइट को हनन करता है, फंडामेंटल राइट को, तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और उसको हम वर्ड यानी क्या निरस्त भी करा सकते हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद 13 है जो घोषित करता है कि एक संवैधानिक संशोधन कानून के लिए नहीं है, इसके इसलिए इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि केशवानंद भारती जो कि अब 1973 में जिसके अंतर्गत जो कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, उसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस आधार पे चुनौती दी जा सकती है कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और जो कि संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, इसलिए इसे शून्य यानी कि वर्ड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये एक नजर अपने फंडामेंटल राइट पे भी डाल लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन से राइट है जो कि अपने को 14 से 18 आर्टिकल में दिए गए हैं। उसमें है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 14 में है, यानी कि लॉ के जो समानता का अधिकार की का है को कहा जाता है, उसको अपने को जैसे वो आर्टिकल 14 में है। दूसरा है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन हो गया, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि आर्टिकल 15 में है। थर्ड है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसको कि अगर समानता का अधिकार कहा जाता है कि जैसे जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है सरकारी पोस्ट के लिए, तो उसमें ये नहीं होता कि किसी को
अलग किसी स्पेशल प्रोविजन दिया जाए, किसी बंदे को किसी को अलग से दिया जाए, तो ये सब इसमें आर्टिकल 16 में है। हालांकि कुछ है उसमें जैसे हमने लास्ट उसमें जाना था कि स्टेट कुछ कुछ एरिया में प्रोवाइड कर सकता है, जिसे लास्ट वीडियो में हमने जाना था। और इसमें है नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी को, जो कि छुआछूत है, जैसे को नीचा पहले क्या होता था कि कुछ नीची जाति थी उनको कुछ सर्टेन एरिया में उसको, जैसे मंदिर में कहीं पे भी या सार्वजनिक स्थान पे उनको पानी पीने से ऐसे मना किया जाता था, तो उसके लिए एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया जिसको अनटचेबिलिटी ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहा जाता है, एंड प्रोविजन ऑफ प्रैक्टिस, जो कि आर्टिकल 17 में है। उसके साथ साथ एबोलिशन ऑफ टाइटल हो गया। जैसे कोई इसमें आता है कि कोई टाइटल जैसे महाराजा, अधिमहाराजा, कोई ऐसे टाइटल नहीं रख सकता सिवाय जैसे मिलिट्री के हो गया और एकेडमिक के, जैसे एकेडमी में हो गया आप आईएएस लगा सकते हो, आईपीएस लगा सकते हो, वो भी कुछ उसके लिए होता है। उनको छोड़कर आप कोई भी अलग से टाइटल नहीं यूज कर सकते कि जैसे आपने नेम के आगे कोई महाराजा लगा ले कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। और सेकंड नंबर पे अपने है राइट टू फ्रीडम, कि स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अपने को है ये 6 राइट गिवन है, जो 6 अधिकार हैं उसके विषय में जानेंगे। पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, की उसको बोलने का अधिकार है, वो अपना अपनी स्पीच होते हैं, अपने विचार होता है, वो दूसरे को के सामने रख सकता है। असेंबली का अधिकार है, कि इकट्ठे होने का अधिकार है। और उसके साथ एसोसिएशन, कोई से भी जैसे एसोसिएशन हो गया फॉर्म कर सकता है, उसका अधिकार है। मूवमेंट का अधिकार है, वो इस देश के कोई से भी कोने में कहीं भी घूम सकता है, रह सकता है। और इसके साथ साथ कोई सा भी काम कर सकता है। ये नहीं है कि जैसे पहले क्या होता था कि स्पेशल बंदे के कुछ काम डिसाइड होते थे, जैसे निचला बंदा था जो वो सबसे, जैसे ब्राह्मण था सिर्फ वो वेद पढ़ सकते थे, और जो शूद्र थे या वो अलग से वैश्य थे उनको वेदों के पढ़ने की मनाही थी। वो जो काम थे उस पे, जैसे निचले काम थे जैसे कुछ साफ करना हो गया, सफाई का, सिर्फ वो काम करते थे। तो वो सब कुछ खत्म कर दिया गया था आर्टिकल 19 के अंतर्गत। दूसरा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट एंड ऑफेंस, जो कि जो ये अपने को ऑफेंस के जो कोई से भी जैसे ऑफेंस हो गया कन्वेंशन की, उसके के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नहीं होता कि हम जैसे कोई पुलिस होगी, कोई कोई भी फोर्स होगी, वो अपने को एक्ट से ही कैप्चर कर ले, तो ये नहीं होता, उसको कुछ अधिकार है, उसको रीजन किसी बिना किसी, अगर हमने किसी लॉ का वायलेशन किया है तभी हमको अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी की जैसे जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी आया आ गया, कि आर्टिकल 21 में वो अधिकार, आर्टिकल 21 अपने को प्रोवाइड करता है। और राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, अब एजुकेशन का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 ए में है। और सेम अगेंस्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जो ये अपना जो आर्टिकल 22 है, जैसे अरेस्ट के अगेंस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट अपने को राइट प्रोवाइड करता है, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 में है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन आर्टिकल जो कि 23 से 24 में है। जो कि आर्टिकल 23 है वो जैसे ह्यूमन ट्रैफिक होगी, जैसे किसी बंदे को कहीं किसी दूसरी मार्केट में बेच दिया, या फोर्स लेबर हो गया कि बंधुआ मजदूरी होगी, तो उसको के खिलाफ जो है ये आर्टिकल 23 अपने को राइट प्रोवाइड करता है। उसके साथ ये है ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि बाल मजदूरी होती है एक तरह से, उसके खिलाफ ये राइट है, जो आर्टिकल 24 में है, कि 24 में आता है ना। फोर्थ जो अपने को राइट है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि 25 से 28 में है, जो अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसमें जैसे 25 से 28 है, उसके जानेंगे हम एक एक करके। द फ्रीडम ऑफ कंसेंट फ्री प्रोफेशन, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको इजी से अपने जो भी धार्मिक कार्यक्रम है उसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रचार कर सकते हैं। तो ये अधिकार अपने को आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। और
फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, और अपने जो रिलीजियस अफेयर होते हैं कुछ भी, जैसे लगा लो मुस्लिम मुस्लिम ही होते हैं वो ईद मनाते हैं, हिंदू दिवाली, तो ऐसे होता है वो तो सब ये कि अपना अधिकार, ये कि फ्रीडम रिलीजियस अफेयर अफेयर होते हैं जो इंजॉय कर सकते हैं, तो ये अपने को आर्टिकल 26 प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 27 होता है, वो भी अपने को एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। उसमें है अगर फ्रीडम कि हमें किसी भी धर्म के जैसे प्रमोशन के लिए या फिर उसको अ, उसका पालन करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो ये अधिकार अपने को आर्टिकल 27 प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 28, द फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि हम अपनी जैसे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई जैसे मुस्लिम है या हिंदू है उन पे कोई डायरेक्टली थोप दे कि आपको यही चीज पढ़नी है, यही, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अपने को आर्टिकल 28 प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो कि फिफ्थ अपना फंडामेंटल राइट है, वो है 29 to 30 के बीच आता है। तो उसमें क्या क्या है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कल्चर हो गया, कि किसी की कोई अपनी लैंग्वेज है, भाषा है, कल्चर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार उस बंदे के पास है, व्यक्ति के पास है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई भी जैसे थोप दे कि हाँ तुमको इंग्लिश बोलनी है, तुमको ये कल्चर, ये ऐसा कल्चर है, ये नहीं अपनाना है। तो जो भी व्यक्ति पर्सन होता है वो अपनी मर्जी से कोई भी जो उसको अच्छे लगे, या जो स्टार्टिंग में जैसे उसकी कोई लैंग्वेज है, जनजात लैंग्वेज है, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। और आर्टिकल 30 नाउ, आर्टिकल 30 में है राइट टू माइनॉरिटी एंड एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है कि माइनॉरिटी जो अपनी अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसमें अपने को सिक्स कम्युनिटी आती है, जिसमें हो गया जैसे मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, ये कम्युनिटी आती हैं। तो उनके जैसे कोई अपने आप अलग से कोई इंस्टीट्यूशन, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई बनाना चाहते हैं, जैसे मुस्लिम मदरसा बनाते हैं और कुछ बनाते हैं, तो उसका अधिकार है उनके पास, उसके अंतर्गत इन्हें एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो अपना छठा और अंतिम अधिकार है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसमें क्या होता है कि अपने पास अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, अगर हमारे फंडामेंटल राइट हनन किए जा रहे हैं, किसी के द्वारा छीने जा रहे हैं, हनन किए जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जहाँ अपने पास रिट्स होती हैं। आगे हम जानेंगे, अभी हम उसके सिर्फ नेम ही जानेंगे, आगे जैसे जैसे आगे हम वीडियो में बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर, तो हम जानेंगे कि इन रिट्स में क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या किस किस लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इनके विषय में जानेंगे कि ये होती क्या क्या चीज है, कौन कौन सी चीज, तो हैबियस कॉर्पस होती है, मेंडामस होती है, प्रोविजन, एक्स रिट्रीट, देन क्यू वारंटो, ये सब रिट्स होती हैं, जो अपने पास पांच हैं, जो आर्टिकल 32 में गिवन है अपने को। तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट ऑफ फॉरेनर एंड फॉरेनर की, जो बाहर से व्यक्ति आते हैं, चाहे वो माइग्रेंट हो, किसी भी इलीगल माइग्रेंट हो या कैसे भी माइग्रेंट हो, तो उसको कौन से अधिकार दिए जाते हैं। जो उसको फॉरेनर कहा जाता है, कि दूसरे देश से जो इंडिया में आया हो तो उसको फॉरेनर कहा जाता है, उसके पास कौन से अधिकार हैं, और कौन से अधिकार हैं जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं। तो आइए इसके विषय में जानते हैं। पहला है कि इसमें है कि जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल होते हैं और फॉरेनर को अवेलेबल नहीं होते। इसमें है कि दोनों को अवेलेबल होते हैं। तो इसमें है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने का अधिकार, की जो ग्राउंड किस बेस पे होता है, वो जैसे रिलीजन हो गया, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, तो ये सब आर्टिकल 15 में आता है। और ये अपने को जो इंडियन सिटीजन होते हैं उन्हीं को ही अवेलेबल होता है। अब जो कि जैसे अधिकार हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि जैसे लॉ के सामने सभी इक्वल होते हैं, और उसके इक्वल प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है। जो आर्टिकल 14 है वो दोनों को अवेलेबल होता है, चाहे कोई वो इंडियन सिटीजन हो या कोई फॉरेनर हो। हाँ, एक कंडीशन है कि वो एक्सेप्ट एनिमी एलियंस होते हैं, जो हमने
पिछली वीडियो में जानना था कि एलियंस कितने टाइप के होते हैं, जिसमें फ्रेंडली और एनिमी था। एनिमी होते हैं जिनके साथ इंडिया या तो युद्ध में एंगेज होता है या रिलेशन अच्छे नहीं होते, उनको एनिमी एलियंस कहा जाता है। और फ्रेंडली उसका अपोजिट होता है, जिनके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, तो उसको कहा जाता है। तो ये राइट है जो ये उनके लिए नहीं है, एनिमी एलियंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ फ्रेंडली एलियंस के लिए है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी, जैसे सरकारी नौकरी होगी, तो उसमें इक्वलिटी का अधिकार होता है, समानता का अधिकार होता है, वो जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के पास होता है, फॉरेनर के पास नहीं होता। तो जो आर्टिकल 20 है, इसमें है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस, कन्वेंस ऑफेंस। जब प्रोटेक्शन हो गया किसी कन्वेंस और ऑफेंस के अगेंस्ट, वो अधिकार दोनों के पास होता है, चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियन सिटीजन हो, वो अधिकार दोनों के पास होता है। उसके साथ साथ अभी देखेंगे कि कौन सा राइट है जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल होता है, वो आर्टिकल 19 है। जैसे इसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली हो गया, एसोसिएशन, मूवमेंट, पीछे जाना था, रेजिडेंस, कहीं भी रह सकता है, प्रोफेशन कोई भी धंधा कर सकता है, वो आर्टिकल 19 अपने को बताता है, जो कि अपने को सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है, जो कि फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ जो राइट टू जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हो गया एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया, आर्टिकल 21 की जीने का अधिकार, वो दोनों के पास है, चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियंस हो, उन दोनों के पास ये अधिकार अवेलेबल है। उसके साथ दो और राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल हैं, फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। उसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। वो जो पर्सन होता है, कोई भी अपनी जो भाषा होती है, जो पर्सन बोलता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये अधिकार फॉरेनर के पास नहीं होता, क्योंकि फॉरेनर को इंडिया में रहते नहीं, इंडिया में जो फॉरेनर इंडिया में रहते हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं है। क्योंकि जो अभी कोई बंदा है मैं फ्रांस से आके कि मेरे फ्रेंड्स को फ्रेंच को प्रोटेक्ट करो या करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि ये जो अधिकार है इंडियन के पास है। इंडियन की कोई भी लैंग्वेज होगी, जैसे कोई हरियाणवी बोलता है, पंजाबी बोलता है, तो वो देश के किसी भी कोने में जाके ये लैंग्वेज बोल सकता है। उसको ये नहीं कहा कि तुम यहाँ नहीं बोलो, वो नहीं, कि उसका ये फंडामेंटल राइट है, उसको वो यूज कर सकता है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट राइट है जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है, वो राइट टू ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश। कि जब माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, जैसे हमने जाना था कि पीछे पिछली स्लाइड में, कि कौन कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, तो वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिस तरह शिक्षा का कोई संस्थान स्थापित करना चाहती है तो कर सकती है। ये अधिकार फॉरेनर के पास नहीं होता। तो अभी अब जानेंगे कि कौन से राइट हैं जो फॉरेनर और इंडियन सिटीजन दोनों को अवेलेबल हैं। तो उसमें है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, की एजुकेशन का अधिकार जो आर्टिकल 21 में ए में है, दोनों के पास है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन का अधिकार जो आर्टिकल 22 में है। और ह्यूमन ट्रैफिक से बचने का, प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक है गया। और एनफोर्स लेबर की बंधुआ मजदूरी, वो आर्टिकल 23 में वो दोनों के पास है। और नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री के, जैसे कोई छोटे बच्चे हो गए जो 14 साल से, बाल मजदूरी कहते हैं जिनको, 14 साल से छोटे बच्चे किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियन हो, तो ये अधिकार दोनों के पास है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ फ्रीडम फ्री प्रोफेशन, कि कोई से भी, चाहे इंडियन हो या कोई फॉरेनर हो, तो वो अपने जैसे धर्म होता है उसका पूरी तरह से यूज कर सकता है, उसको पूरी तरह से अपना धर्म का पालन कर सकता है, चाहे वो फॉरेनर हो इंडियन हो, अपने धर्म का पालन कर सकता है। और ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जो रिलीजियस अफेयर होते हैं, कुछ भी लगा लो, जैसे कोई से फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, कोई करना, तो चाहे वो बाहर देश से आया हो, फॉरेनर हो या इंडियन, दोनों के पास है। या अपना अपनी जो कंट्री है उनको भी अधिकार प्रोवाइड करती है कि आप दूसरे देश से आए तो अपना रिलीजियस अफेयर है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो। और नेक्स्ट राइट है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, की टैक्स से
कि उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, कि अपने धर्म के प्रमोशन के लिए या किसी और चीज के लिए, कि उसको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, चाहे वो पर्सन इंडियन हो या फॉरेनर हो, उसको कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती इंडिया में, कि अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए या कुछ और जो रिलीजियस अफेयर मनाने के लिए कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। और फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और दोनों के पास, इंडियन सिटीजन और फॉरेनर के पास, ये अधिकार होता है कि वो अपने अटेंड कर सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी, जैसे कोई भी धार्मिक धार्मिक अटेंडिंग चल रहा है, कुछ भी धार्मिक जैसे सत्संग चल रहा है, कोई कीर्तन चल रहा है, या कोई मुसलमानों का जैसे ईद होता है, मुस्लिम का ईद होता है, कुछ भी होता है, तो उनका पास अधिकार होता है कि वो उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपना संविधान, अपनी कंट्री, चाहे वो फॉरेनर हो, उसको रोकती नहीं, पर शर्त यह है कि वो एनिमी एलियंस में से ना हो ना। राइट टू इक्वलिटी जो एक फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, तो उसके विषय में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से राइट हैं, किसको अवेलेबल हैं। तो इसमें है राइट टू इक्वलिटी में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं और इक्वली प्रोटेक्शन अवेलेबल करता है सभी को। तो ये आर्टिकल 14 अपने को बताता है कि स्टेट किसी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत। इंडियन टेरिटरी में कहीं भी हो तो सभी पर्सन एक समान माने जाएंगे, और इक्वल प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है ये लॉ। और दूसरा क्या होता है कि ये प्रोविजन होते हैं, ये दोनों पर्सन, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो, दोनों के लिए अवेलेबल होता है। और थर्ड है, जो इसमें वर्ड पर्सन इंक्लूड किया गया है, वो क्या क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गया, जिसका संविधान में कोई मेंशन नहीं है, जो ऑर्डर के द्वारा, स्टैट्यूटरी पार्लियामेंट के ऑर्डर के द्वारा बनाए गए हैं, तो उसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहा जाता है। कंपनीज हो गया, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गया, और कोई भी पर्सन, लीगल पर्सन हो गया, उसको एज ए पर्सन डिस्क्राइब किया जाता है, एज ए पर्सन। ठीक है। फोर्थ कंसेप्ट है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसमें है ये ब्रिटिश ओरिजिन है, ब्रिटिश से लिया गया है। और दूसरा जो है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इसका फर्स्ट कंसेप्ट क्या ये बताता है कि किसी स्पेशल पर्सन के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है, सभी के समान, सभी के एक समान है। द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। और दूसरा है सामान्य कानून अदालतों द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव भूमि के सामान्य कानून के लिए सभी व्यक्तियों की समान अधीनता है। और तीसरा है कोई भी पर्सन, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी लेवल पे हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, हाई लेवल का हो, लो लेवल का हो, तो कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो अपने को बताता है कि इक्वल इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा इक्वल सर्कमस्टांसिस के अंडर, कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर इक्वल सर्कमस्टांस में, मतलब जैसी परिस्थितियां होती हैं, तो उसको इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत ये कहा जाता है प्रिविलेज, चाहे लिबर्टी इम्पोज बाय लॉ हो या प्रिविलेज हो, तो इक्वल ही, क्योंकि समानता का अधिकार है कि सभी पर्सन को एक जैसा ट्रीट किया जाता है। तो चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, कैसा भी ट्रीटमेंट हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ये नहीं होता है कि या कोई अमीर व्यक्ति है, उसने कुछ उठाया तो उसको इनाम मिलेगा, या कोई गरीब है उसने कुछ चोरी कर ली तो उसको सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अमीर और गरीब सभी एक समान है और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। और दूसरा है समान कानूनों का समान रूप से उन सभी व्यक्तियों पर लागू होना जो समान रूप से स्थित हैं, तो उन सभी पे ये समान कानूनी लागू होता है। जो सेकंड कंसेप्ट है इसमें है कि बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार ही प्रोवाइड करता है। इसलिए जो फॉर्मर जिनके पहला है नेगेटिव है, वो उसको नेगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है, जबकि जो दूसरा है उसको पॉजिटिव कंसेप्ट कहा जाता है। और ये दोनों है जो बोथ ऑफ देम है, इनका एक ही एम है, क्या है, इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस,
कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और जस्टिस प्रोवाइड करना सभी को। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जहां इक्वल और अनइक्वल को ट्रीट एक किया जाता है अलग अलग, किसी पर्सन को अलग ट्रीट किया जाता है, दूसरे को अलग किया जाता है, तो वहां आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल 14 अनु आर्टिकल 14 वर्ग विधान को मना करता है। यह कानून द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं या लेनदेन के उचित वर्गीकरण को अनुमति देता है, लेकिन वर्गीकरण अनुमानना या कृत्रिम या टालमटोल करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि यह बोधगम्य अंतर, पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए। नाउ रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसका अपना संविधान है, तो ये कुछ की खासियत है, करेक्टरिस्टिक है रूल ऑफ लॉ। तो ये जानते हैं ये कहाँ से आया है, क्या होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है और ब्रिटिश जूरिस्ट ने ही दिया है, जिसका एवीडी के नेम था। और इसके कंसेप्ट थे वो 3 एलिमेंट कंटेन करते हैं, जो कि हम जानेंगे वन बाय वन। पहला है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर कि इसका मीन्स क्या है कि अगर किसी पर्सन ने कोई अपराध किया है या कोई कानून को ब्रीच किया है, कोई कानून तोड़ा है, तो वो उसी पर्सन को उसी कानून के जो तोड़ा है उसी के लिए पनिश किया जाएगा, किसी और कानून के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। कि अगर किसी ने रेड लाइट क्रॉस की है तो उसको रेड लाइट क्रॉस के लिए ही फाइन देना पड़ेगा, ना कि अगर उसने उसको चोरी किया, चोरी चोरी करने के लिए भी देना पड़ेगा उसको, इसीलिए के लिए देना पड़ेगा जिस जो काम उसने गलत किया है उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा, चाहे वो फाइन हो या सजा हो, उसी के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। और दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने, कानून के सामने सभी एक समान है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, अमीर हो, गरीब हो, हाई स्टेटस रखता हो, लो स्टेटस रखता हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, वो सभी एक समान है। ऑर्डिनरी लॉ और एडमिनिस्ट्रेट करता है जो कि ऑर्डिनरी कोर्ट द्वारा, वो सभी के एक समान है। ये नहीं है कि किसी के लिए स्पेशल प्रोविजन हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ विषयों में होता है कि कुछ प्रिविलेज होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन होते हैं, वो प्रोवाइड होते हैं, जो आगे हम जानेंगे वीडियो में कि वो किस किस को होते हैं। वो नेक्स्ट, व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता अर्थात संविधान के व्यक्ति के अधिकारों का प्रमाण है। ये प्रूफ है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, वो प्रूफ एज ए प्रूफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट है, अधिकार हैं एक व्यक्ति के, जैसे कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत होने की बजाय अदालतों द्वारा परिभाषित और लागू किया गया है। इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजल्ट है, जैसे राइट ऑफ इंडिविजुअल का एक प्रूफ है जो कि कोर्ट के द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं, उसका एक प्रूफ है। ये अपना जो संविधान है उसमें सभी फंडामेंटल राइट है वो एज ए प्रूफ है। जो अभी अभी हमने रूल ऑफ लॉ में 3 प्रोविजन देखे थे, उसमें है कि फर्स्ट और जो सेकंड प्रोविजन है वो इंडियन सिस्टम को अप्लीकेबल होता है, थर्ड इसमें जो थर्ड है वो इंडियन सिस्टम को अप्लीकेबल नहीं होता। और जो क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो रूल ऑफ लॉ है जो आर्टिकल 14 में है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको संवैधानिक ढांचा है, उसको डिस्ट्रॉय या चेंज नहीं किया जा सकता बाय एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या, संशोधन के द्वारा उसको बदला नहीं जा सकता। अब हम जानेंगे कि एक्सेप्शन टू इक्वलिटी कि कौन कौन से वे हैं, कौन कौन से पर्सन है जो जैसे राइट टू इक्वलिटी है उसको अलग से एक्स्ट्रा राइट प्रोवाइड किया जाता है, एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए उसके विषय में जानेंगे वो कौन कौन से हैं जो कि है। उसमें है कि पहला अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, और गवर्नर ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट के गवर्नर हो गए, वो स्पेशल इम्यूनिटीज ज्वाइन करते हैं। और जो आर्टिकल 361 बताता है अपने को, अब ये जानते हैं वो कौन कौन सी इम्यूनिटीज है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर इंजॉय करते हैं। तो इसमें है प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, वो
अपने किसी भी काम के लिए किसी भी पावर जो इन्होंने यूज की हो ऑफिस के एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होते किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में जवाबदेही नहीं बनती उनकी। और दूसरा, उनके खिलाफ आपराधिक जो प्रोसीडिंग होती है, आपराधिक कार्यवाही होती है, वो स्टार्ट नहीं की जा सकती जब तक वो ऑफिस में हो। यानी कि जब जैसे प्रेसिडेंट है, जब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे, गवर्नर है जब तक वो गवर्नर के पद पर रहेंगे, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ कोई भी प्रोसेस उस प्रेसिडेंट या गवर्नर को अरेस्ट करने का या उनको जेल की सजा दिलाने का, ऐसा कोई भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता जब तक वे अपने ड्यूटी में हो, ऑफिस में। जब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे या गवर्नर बने रहेंगे, तो कोई भी कोर्ट उनके खिलाफ ऐसा कुछ ऑर्डर जारी नहीं कर सकती, चाहे वो अरेस्ट के लिए हो, इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल के लिए हो। तो ये सब इम्यूनिटीज है जो ये इंजॉय करते हैं राष्ट्रपति और जो गवर्नर होते हैं। दो तरह की प्रोसीडिंग होती है, एक होती है क्रिमिनल जो कि आपराधिक कार्यवाही, और एक जो सिविल, एक सामान्य कार्यवाही होती है। तो दोनों भी कोई सी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं हो सकती, पर सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ हो सकती है। वो उसके लिए उसको 2 मंथ का नोटिस पहले डिलीवर करना होता है, तब जाके उनके खिलाफ ये जो कि सिविल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। अन्यथा जो जब तक वे ड्यूटीज पे रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, जब तक वे राष्ट्रपति बने रहेंगे या गवर्नर बने रहेंगे, उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, सिवाय उनको 2 मंथ का कोई नोटिस देना, 2 मंथ के लिए नोटिस देना पड़ता है। उसके समाप्त होने के बाद ही उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और दूसरा है एक्सेप्शन ऑफ इक्वलिटी में, कि किसको प्रोवाइड की जाती है, तो वह है कि कोई भी पर्सन किसी भी जैसे सिविल हो गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गया इन कोर्ट, उसके लिए अगर उसने कोई भी जैसे न्यूज़पेपर में कोई सही न्यूज़ छापी हो, कि जैसे प्रोसीडिंग हो, हाउस ऑफ किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग हो, पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर की, अगर वो न्यूज़ सही है, तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। कि जो उसने न्यूज़पेपर में छापा हो, रिपोर्ट रिलीज की हो, तो उसके खिलाफ इसके लिए कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने को जो कि ब्रिटिश समय में होता था, अगर कोई भी पर्सन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट रिलीज करता था उनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ सजा का प्रावधान था, वो उनको लिए जेल भेज देते थे, कुछ भी कर देते थे, उसका फाइन लगा देते थे, कुछ भी कर सकते थे। पर इस समय ये नहीं है, कि जो पर्सन कह सकते हैं कि प्रेस से, न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो, अगर रिपोर्ट्स रिलीज करता हो, पर शर्त क्या है कि वो सही हो, यानी कि उसमें कोई गलत खबर छाप दे, कुछ भी छाप दे, तो पर वो न्यूज सही होनी चाहिए, उसके लिए उसका कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। और उसके साथ साथ पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर उस चाहे उसने चाहे उसको कोई से भी हाउस का हो, उन किसी एक भी पक्ष में वोट किया हो या कोई भी स्पीच दी हो, तो वो उसके लिए किसी भी कोर्ट में जवाबदेही नहीं होता। ये नहीं होता कि अगर मान लो कि पार्लियामेंट में कोई बिल आया, चाहे वो देश पक्ष में हो या कैसा भी हो, अगर कोई उस पे वोट ना करे या कोई उसके विपक्ष में वोट करे, तो उसके लिए उसकी जवाबदेही नहीं बनती हो कि कोई पर्सन उसको कोर्ट में ले जाए, हाँ इसने इसके खिलाफ वोट किया। मान लो 370 के खिलाफ 370 हटाने का कोई प्रस्ताव आया था, बिल आया था, कुछ पर्सनों ने, जैसे कुछ कांग्रेस मेंबर थे, उन्होंने उसके खिलाफ वोट किया, और जो अनदर पर्सन थे जो बीजेपी एंड अदर पार्टी, उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया। तो ये नहीं हो सकता कि बीजेपी पार्टी उनको कोर्ट में ले जाए कि इन्होंने इसके विपक्ष में वोट किया, इन्होंने क्या स्पीच दी। तो ये इनके पास स्पेशल पावर होती है, स्पेशल एक्सेप्शन होता है, कि वे कुछ भी पार्लियामेंट में कुछ भी स्पीच दे, किसी के भी पक्ष में वोट करे, उनको किसी भी कोर्ट में जवाबदेही नहीं होती, कोई उनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में। और सेम चीज ये लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट विधानसभा में भी है, क्योंकि विधानसभा में भी ये सेम होता है कि कोई भी कानून लिया जाता है जो स्टेट लिस्ट में स्टेट के अंतर्गत आता हो, तो उस पे बहस होती है, उस पे वोटिंग होती है। तो सेम
बिना इस स्टेट के केस में भी होता है, अगर कोई पर्सन किसी भी पक्ष में वोट करे या ना करे, कुछ भी स्पीच दे, तो उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में। इवन सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। और ये अपने को आर्टिकल 194 बताता है। और अपना अगला है कि आर्टिकल 31C है, वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 2014 का। इसका एक्सेप्शन है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई लॉ जैसे बनाया गया हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आगे जानेंगे हम, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई हो, कोई लॉ बनाया गया हो जो कि 31C के क्लॉज बी और क्लॉज सी में हो, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता हो, तो उसके लिए उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल एक्सेप्शन है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जहां आर्टिकल 31C आता है वहां आर्टिकल 14 चला जाता है। इसमें नेक्स्ट है कि अगर कोई फॉरेनर सॉवरेन रूलर हो गए, जैसे किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट हो गए, रूल कोई हो गए, एम्बेसडर हो गए, डिप्लोमेट हो गए, वो इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग दोनों उनके खिलाफ स्टार्ट नहीं की जा सकती। फर्दर क्या है, फॉरेन जो सोवरेन रूलर है, एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट हो गए, वो इंजॉय करते हैं, जैसे सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, सिविल प्रोसीडिंग होगी, उनके खिलाफ स्टार्ट नहीं की जा सकती। और लास्ट प्रोविजन है इसमें, अगर जैसे कोई यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या उसकी कोई एजेंसी से रिलेटेड कोई डिप्लोमेट है, तो वो भी ये सेम इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि आर्टिकल जैसे 14 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर पार्ट डिस्कस करेंगे एंड अदर फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे वन बाय वन। So if you have any question, please comment below and please subscribe the channel. And if you want to see another section of video like remaining fundamental right, बचे हुए फंडामेंटल राइट के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बिलो एंड प्लीज सी नेक्स्ट वीडियो। एंड लास्ट, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।